प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो हम यहाँ पास देखते हैं हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दो प्रिंसिपल यहाँ पास लिखे हुए हैं। तो दो दो करके मैं आपको पूरे के पूरे 14 मतलब 14 प्रिंसिपल्स पढ़ाऊंगा हेनरी फेयोल के। तो ये है फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैं यहाँ पर ज्यादा हेनरी फेयोल की बातें नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट अपन प्रिंसिपल्स में आते हैं। तो यहां पर बच्चों सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब काम को विभाजित करें, काम को डिवाइड करें, पूरा काम अकेले ना करें। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं इसके। तो मान लीजिए आपको कोई काम दिया गया, मान लीजिए आपको काम दिया गया झाड़ू पोंछा का, तो कोई झाड़ू लगा दिया, कोई पोंछा लगा दिया, काम को डिवाइड कर लो। बेस्ट एग्जाम्पल यहां पास अगर आपको समझना हो, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे बैंक होती है। बैंक में हर बंदा अलग अलग कामों के लिए रखा गया है। कैशियर सिर्फ कैश कलेक्ट करता है और कैश देता है। अकाउंटिंग के लिए अलग है, लोन के लिए अलग है, पर्सनल लोन के लिए अलग है, होम लोन के लिए अलग है। उन्होंने हर काम को एकदम डिवाइड करके रखा है। उससे फायदा क्या होता है? जब काम डिवाइड होता है तो जब एक बंदा सेम काम बार बार कर रहा है तो उसको उस काम में स्पेशलाइजेशन मतलब एक्सपर्टाइज्ड हो जाती है। मतलब अगर एक व्यक्ति सेम काम बार बार करेगा तो उसको उसमें क्या हो जाएगा? उसमें उसको एक्सपर्टाइज हासिल हो जाएगी। क्लियर है? अब यहां पास अगर आप देखोगे तो यहां पास क्या लिखा है हम वो देखते हैं। तो बच्चों यहां पर डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलता है? होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और यूनिट। सारा काम जो है स्मॉल टास्क और यूनिट में डिवाइड कर दो। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? इंस्टेड ऑफ असाइनिंग होल वर्क टू वन पर्सन, इंस्टेड ऑफ असाइनिंग होल वर्क टू वन पर्सन, एक आदमी को पूरा काम कभी मत दें। एक टास्क और एक यूनिट ऑफ वर्क शुड बी असाइंड टू वन पर्सन। उस पूरे काम का एक भाग ही एक आदमी को दें। और कैसे दें? उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से दें, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से दें, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से दें। तो दूसरा पॉइंट कुछ नहीं, बहुत सरल बोलता है भैया काम को विभाजित तो कर दिए हो तुमने पहले पॉइंट में। दूसरा पॉइंट बोल रहा है एक व्यक्ति को पूरा एक काम मत दे दो, उस काम को डिवाइड करो और उस काम को डिवाइड करने के बाद कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के हिसाब से उस व्यक्ति को काम दीजिए। तीसरा पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है? पर्सन इज परफॉर्मिंग सेम वर्क अगेन एंड अगेन बिकम स्पेशलाइज्ड, एफिशिएंसी लेवल इंप्रूव्स। यही तो अभी मैंने आपको बताया। अगर एक व्यक्ति सेम काम बार बार करता है तो उस व्यक्ति का उस काम में एक्सपर्टाइज और स्पेशलाइजेशन होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट का एक ही टीचर होता है, या फिर इसके और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। डॉक्टर एक चीज में स्पेशलाइज्ड होता, हालांकि अब तो सब 2-3 चीजों में स्पेशलाइज्ड होते हैं, पर बात वही है कि अगर आप सेम काम, मैं कह रहा हूं आप 2-3 चीजों में भी स्पेशलाइज्ड हैं, पर वो 2-3 चीज आप रेगुलर बेसिस पे अगर कोई भी काम करते हो, डेली बेसिस पे अगेन एंड अगेन सेम वर्क आप करते हो, तो आप उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाते हो। चौथा पॉइंट है फेयोल सेड नॉट ओनली फैक्ट्री वर्क बट टेक्निकल मैनेजरियल स्किल जॉब। बोलता है भाई सिर्फ फैक्ट्री वर्क को मत इसमें कंसिडर करो कि फैक्ट्री वर्क है तो उसको डिवाइड कर लिए, नहीं। फेयोल बोलता है फैक्ट्री वर्क बस को नहीं, टेक्निकल काम को भी लो, इंजीनियर वाले कामों को भी लो, मैनेजरियल काम, एमबीए वाले कामों को भी लो, और स्किल तो दोनों में ही लगती है तो स्किल जॉब को भी लो। तो बोलता है कि सिर्फ फैक्ट्री वर्क को नहीं, इन तीनों को लीजिए। और ये डिवीजन ऑफ वर्क, ये मैंने एक प्रकार से समरी टाइप की यहां पर आपको बताई है कि ये प्रिंसिपल बात करता है स्पेशलाइजेशन के बारे में, ये प्रिंसिपल बात करता है एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट के बारे में। क्लियर है? अब देखिए दूसरा प्रिंसिपल क्या बोलता है। दूसरे प्रिंसिपल का नाम है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये ऑथोरिटी क्या होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? तो ऑथोरिटी का मतलब है पावर टू टेक डिसीजन। अब ये क्या है? पावर टू टेक डिसीजन। तो बच्चों आप लोग जैसे क्लास 12th के बच्चे हो, अब क्लास 12th की एक क्लास टीचर होती है। क्लास टीचर क्यों रखा गया भाई?
क्लास 12th में आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके सबके अलग अलग टीचर आते होंगे आपको पढ़ाने, लेकिन एक सब्जेक्ट का एक टीचर आपको पढ़ाने तो आता है, लेकिन आपके क्लास की एक टीचर होंगी स्पेसिफिक, या होंगे कोई स्पेसिफिक। क्यों है ऐसा? क्योंकि उन टीचर को अथॉरिटी दी गई है आपकी पूरी क्लास की, उन टीचर को अथॉरिटी दी गई। अगर क्लास 12th में कोई भी दिक्कत आएगी तो जो क्लास 12th की टीचर है सिर्फ उन्हीं को अथॉरिटी है उसमें दखल देने की और उस मैटर को सॉल्व करने की। तो अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। क्लास 12th के बारे में डिसीजन लेने का पावर क्लास 12th की टीचर को है, ऐसा आप समझ लीजिए। अथॉरिटी का मतलब हो गया पावर टू टेक डिसीजन। अब आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन्ड ऑन टाइम। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि भाई काम समय पे आप कंप्लीट करें। अथॉरिटी अलग चीज है बेटा। अथॉरिटी का मतलब है कि मैं कुछ फैसले लेने में मेरे को अथॉरिटी है कि नहीं है, मतलब मेरे को सामने वाले ने उस चीज को लेके पावर दी गई है नहीं दी गई है तो अलग है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि मेरे को जो काम करना है उस काम को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। काम को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर हो सकता है मेरे अंडर 3-4 लोग हों, काम वो कर रहे हूं, मैं मैनेजर उनके काम को देख रहा हूं, लेकिन काम के कंप्लीट होने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है काम को करना हो, काम को करने को समय पे करना, उस काम को समय पे करने की जिम्मेदारी हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोनों अलग अलग शब्द हैं बच्चों, ये बात समझ में आई। अब बात आती है कि ये प्रिंसिपल बोलता क्या है। तो देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल क्या बोलता है, बोलता है बैलेंस बना के रखें। किसके बीच में बैलेंस बना के रखें? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस बना के रखें। ठीक है भाई, समझ गए कि बैलेंस बना के रखें। और क्या बोलते हैं प्रिंसिपल? चौथी बात बोलता है कि अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा हो गई, ये ग्रेटर देन वाला साइन है, अथॉरिटी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा हो गई तो क्या होगा? नेगेटिव रिजल्ट होगा। अब नेगेटिव रिजल्ट कैसे होगा? सीधी बात है, अगर आपको अथॉरिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा मिल गई है, मतलब अगर आपको कोई काम समय पे कंप्लीट करना, कोई काम करने को दिया गया है, आपके पास अथॉरिटी सिर्फ उस काम को लेके होनी चाहिए। आपको क्लास 12th की भी जिम्मेदारी दे दी गई, क्लास 11th की भी दे दी गई, क्लास 10th की भी दे दी गई, तो आपकी अथॉरिटी तो बढ़ गई। अब अथॉरिटी बढ़ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ी नहीं। जिम्मेदारी आपको सिर्फ 12th वालों की थी, लेकिन अथॉरिटी आपको तीनों की दे दी गई। तो ऐसे में जो रिजल्ट है वो अचीव नहीं होंगे और उल्टा नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है और अथॉरिटी कम है तो यहां पर बच्चों आपके वर्कर समय पे काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अब क्योंकि ये रिवीजन करा रहा हूं मैं, हालांकि इसमें तो बहुत सारी केस स्टडी और एग्जाम्पल बन सकते हैं, इसमें तो काफ़ी सारे केस स्टडी और एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो अभी तो कैसा रिवीजन टाइप का मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो मैं ज़्यादा देर इसको खींच नहीं सकता हूं, फिर वीडियो बढ़ेगा हमारा। तो यहाँ पास अभी आप ये समझ लें कि अथॉरिटी ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है तो नेगेटिव रिजल्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा और अथॉरिटी कम है तो काम समय पे कंप्लीट नहीं हो सकता है। ये बात ध्यान रखिए। छठवीं बात ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि कोई भी मैनेजर अपनी पावर का मिसयूज ना करे, सेफ गार्ड हो उससे रिलेटेड। ये प्रिंसिपल बोलता है, ये प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बोलता है कि भैया सेफ गार्ड होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। उस मैनेजर के खिलाफ जो अपनी मैनेजरियल पावर का मिसयूज करे उसके लिए एक सेफ गार्ड बना होना चाहिए। मतलब कहाँ कंप्लेन करनी, कंप्लेन बॉक्स है, किसको शिकायत कर सकते हैं, ये सारी चीजें। फिर अगला बोलता है मैनेजर शुड हैव राइट टू पनिश सबऑर्डिनेट फॉर नॉट ओबेइंग। इसके विपरीत एक बात, छठवें पॉइंट के विपरीत एक बात और है कि भाई मैनेजर के पास भी एक पावर होना चाहिए कि अगर आपका सबऑर्डिनेट काम नहीं मान रहा आपका तो आप उसको बेदखल कर दीजिए। आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए, मतलब आप एक्शन ले सकें। आपकी बात कोई नहीं मानना तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकें। ये बात भी ये प्रिंसिपल करता है। तो यहाँ देखिए मैंने दो बातें लिखी हैं जो बेसिक ये प्रिंसिपल किस बारे में बात करता है बच्चों।
तो पहली बात करता है कि अथॉरिटी का मिसयूज ना हो, दूसरी मेन बात ये करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम पे कंप्लीट हो। क्लियर है? अब हम चलते हैं अगले दो प्रिंसिपल की तरफ। हमारा तीसरा प्रिंसिपल आता है डिसिप्लिन और चौथा प्रिंसिपल आता है यूनिटी ऑफ कमांड। तो बच्चों देखते हैं ये थर्ड प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है किस बारे में और ये किस बारे में बात करता है। तो डिसिप्लिन का मतलब बेसिकली तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते ही हैं। डिसिप्लिन का मतलब होता है, जैसे अपने स्कूलों में बताया जाता है कि बच्चों डिसिप्लिन रहो। डिसिप्लिन का मतलब टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ। स्कूल में हर चीज डिसिप्लिन की जाती है, पीरियड टाइम पे लगते हैं, लंच का टाइम एक जैसा होता है। तो डिसिप्लिन का मतलब एक्चुअली में होता है कि आप अपने आप को एक रूटीन, एक शेड्यूल में बांध के रखो, एक प्रॉपर, एक बेसिक डिसिप्लिन का मतलब यहां पे ये रहा। लेकिन यहां जो प्रिंसिपल में डिसिप्लिन बताया गया है वो इससे थोड़ा सा अलग है। जो अपन बेसिक शब्द डिसिप्लिन का यूज करते हैं हम अपनी डेली लाइफ में, यहां जो डिसिप्लिन बताया गया इस प्रिंसिपल में, ये डिसिप्लिन अलग है थोड़ा सा। ये क्या है तो हम पहले यहां देख लेते हैं क्या लिखा है और फिर उसके बाद हम उसको समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन बोलता है कि ये रेफर करता है क्या, फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब बच्चों होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ऐसा होता है कि एक रूल बना दिया गया है। जैसे मान लो आपकी स्कूल की ड्रेस होगी कि भाई आपको इस स्कूल में पढ़ना है तो ये ड्रेस पहननी पड़ेगी, इस स्कूल में आने का टाइम ये होगा। तो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है रूल्स के हिसाब से, मतलब हमको जो चीज फॉलो करने को बोला जाता है उसी को बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। रूल्स रेगुलेशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट का मतलब आप समझ रहे हो ना भाई, जब मैं कोई भी कंपनी ज्वाइन करूंगा तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट साइन होता है। तो यहां पर ये कहने का मतलब है कि जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो जो एग्रीमेंट में बातें लिखी गई हैं वो एक एम्प्लॉय को फॉलो करनी है। यहां इस डिसिप्लिन का मतलब ये है, जो कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है यहां उस एम्प्लॉय को ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है। ये डिसिप्लिन का मतलब यहां ये है। गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स, मतलब सुपीरियर को भी डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, एक प्रकार से यहां पर इस बात को कही जा रहा है। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर के बीच में क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए। एक डिसिप्लिन का मतलब यहां पर ये भी बता दिया गया। ये तो हम समझ ही गए थे कि भाई दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट को फॉलो करने एक डिसिप्लिन है। लेकिन ये बोल रहे कि जो एग्रीमेंट है वो भी क्लियर एंड फेयर रखो, वो भी एक डिसिप्लिन का पार्ट हो जाता है। तो यहां पास फेयोल क्या बोलता है, एक चीज और मैं बताना भूल गया, जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ पेनाल्टीज। आप पेनाल्टीज भी लगा सके, ये भी एक डिसिप्लिन का पार्ट है। गलत कामों पे जो काम नहीं किया तो उस पर एक्शन लेना, ये भी एक डिसिप्लिन का पार्ट यहां पास बताया गया। तो बच्चों यहां पर डिसिप्लिन का पार्ट क्या बताया गया, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करो, जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट में लिखी हुई सारी बातों को फॉलो करो। यहां पास क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में, और जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ पेनाल्टीज भी होना चाहिए। तो यहां पर फेयोल क्या बोलता है, फेयोल इंसिस्ट दैट डिसिप्लिन रिक्वायर्ड एट सुपीरियर एज वेल एज सबऑर्डिनेट लेवल। तो इस वाले प्रिंसिपल में फेयोल ने जोर दिया है इस बात को लेके कि सिर्फ डिसिप्लिन सबऑर्डिनेट्स के लिए नहीं है, ये जो डिसिप्लिन है ये सुपीरियर के लिए भी है। मतलब दोनों लेवल पे डिसिप्लिन को फॉलो करना है, सबऑर्डिनेट्स प्लस सुपीरियर दोनों को डिसिप्लिन फॉलो करना है। अब भाई ये डिसिप्लिन का प्रिंसिपल फॉलो करने से होगा क्या, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने से होगा क्या, क्लियर एग्रीमेंट से होगा क्या। तो बच्चों यहां पास देखो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि एक तो सिस्टमैटिक वर्किंग रहेगी। सिस्टमैटिक वर्किंग तो रहेगी ना बच्चों, अगर हर चीज फिक्स है आपकी, अगर हर चीज पहले से फिक्स है तो वर्किंग सिस्टमैटिक रहती ही। अगर आपके दिन का शेड्यूल बना हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है तो आपकी पढ़ाई सिस्टमैटिक होगी ही होगी। आपने दिन का पूरा शेड्यूल बना के रखा है कि भाई मॉर्निंग में थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ेंगे,
दोपहर में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इवनिंग में रिवीजन करेंगे, सोने से पहले रिकॉलिंग करेंगे, टेस्ट पेपर लगाएंगे। तो ऐसे करके एक शेड्यूल बनाया जाता है, तो वो सिस्टमैटिक शेड्यूल कहला जाता है। तो अगर आप में डिसिप्लिन है तो सिस्टमैटिक वर्किंग तो होगी ही होगी, और ये आपकी एफिशिएंसी को भी इंप्रूव करेगा। एफिशिएंसी को इंप्रूव, देखिए कोई चीज अगर सिस्टमैटिक होती है तो एफिशिएंसी उसमें ऑटोमेटिकली सम्मिलित ही होगी ना, एक प्रकार से आपकी एफिशिएंसी तो इंप्रूव होगी। अगर आप हर काम को टाइम पे करने लगोगे तो एफिशिएंसी तो आपकी इंप्रूव होगी ही होगी। फिर बोलता है कि अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन को वायोलेट किया तो उससे क्या होगा, तो उससे यहां पर बताया गया बच्चों, एक तो डिसऑर्डर होगा, कंफ्यूजन होगा, केओस होगा, रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा, डिले इन वर्क होगा। सीधी बात है, आप कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करोगे तो उससे कंफ्यूजन और केओस की स्थिति पैदा हो जाएगी। भाई अब आपको जो चीज बताई गई, आपको कोई चीज बताई ही नहीं गई है, आपको कुछ मालूम ही नहीं है यहाँ के रूल्स के, यहाँ के रेगुलेशंस के, यहाँ के कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, तो उससे डिसऑर्डर होगा, उसी से कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होगी, केओस होगा, कौन सा काम कौन कर रहा है, इसको क्या बोला गया था। तो और जो रिसोर्सेज है, मतलब जो एम्प्लॉय को सैलरी दी जा रही है, जो एक प्रकार से रिसोर्सेज है, वो वेस्ट होगा। और जब आपका वर्क सिस्टमैटिक नहीं रहेगा तो डिले इन वर्क तो होगा ही होगा। आपकी पढ़ाई अगर सिस्टमैटिक नहीं है तो फिर पढ़ाई का कोर्स कंप्लीट करने में डिले तो होगा ही होगा। तो ये बच्चों, ये था आपका क्या, डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ कमांड। अब ये यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, अगर आप इसका बेसिक हिंदी वर्जन निकाल, देखो अगर आपको पढ़ाई करनी है तो जो लिखा होता है पहले ना उसको एक हिंदी अनुवाद कर लो कि भाई इसका हिंदी मीनिंग क्या है। अब यहां पर देखो यूनिटी, यूनिटी का मतलब हम उनको पता है एकता, तो एकता किसकी एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड का मतलब जैसे स्कूलों में असेंबली होती है तो देते नहीं, कमांड देते हैं, स्टैंड टीज अटेंशन टाइप, या फिर कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट कमांड देना, मतलब बोलना, बताना, काम करने को बोलना कुछ, उसको बोलते हैं कमांड देना। तो यहां पर यूनिटी ऑफ कमांड है पूरा का पूरा प्रिंसिपल का नाम। और इसमें एक्चुअली में ये बोला गया है कि जो एक एम्प्लॉय होता है उसको सिर्फ और सिर्फ एक आदमी से ही ऑर्डर रिसीव करने चाहिए। एम्प्लॉय को सिर्फ और सिर्फ एक आदमी से ही ऑर्डर रिसीव करना चाहिए, मतलब एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही सुपीरियर होना चाहिए, एक से ज्यादा सुपीरियर नहीं होना चाहिए। जैसे आपकी क्लास 12th की एक ही क्लास टीचर है, क्लास 11th में एक ही क्लास 11th के टीचर होंगे, भले क्लास 12th में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के टीचर डिफरेंट है, लेकिन एक क्लास टीचर एक सिंगल ही होता है। तो उसी तरीके से बोला गया है कि रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस सुपीरियर एंड शुड बी अकाउंटेबल टू वन सुपीरियर ओनली। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है बच्चों, अकाउंटेबल का मतलब होता है कि अगर मैं कोई काम नहीं कर पाया तो वो जिम्मेदारी मैं किसको जाके बताऊंगा, मतलब मैं अकाउंटेबल किसको हूं, मुझे काम किसने दिया है, तो वो बात होगी अकाउंटेबल की। तो यहां पर बोल रहे हैं देखो, एक सबऑर्डिनेट है तो एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही सुपीरियर होना चाहिए, उसी से ऑर्डर लेना चाहिए और उसी को अकाउंटेबल होना चाहिए। यहां पर सबसे मेन बात जो इस प्रिंसिपल फोकस करता है वो यही है। फिर बताया कि अगर आपने रिसीव किया ऑर्डर, अगर एम्प्लॉय ने ऑर्डर रिसीव करता है मोर देन वन बॉस से, एक बॉस से ज्यादा से अगर ऑर्डर आप रिसीव करते हो तो उसमें कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होगी और आपके दिमाग में ये रहेगा कि भाई मैं किसका ऑर्डर पहले फॉलो करूं, किसकी बात पहले मानूं। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले लें, स्कूल में एक स्टाफ है, उसको दो टीचर्स ने बुलाया और दोनों टीचर्स, एक टीचर ने बोला समोसा ले आओ, एक टीचर ने बोला आलू बंडा ले आओ। अब समोसा की दुकान अलग जाना है, आलू बंडे की दुकान अलग जाना है, वो कंफ्यूजन में भाई मैं किसका बात पहले मानूं। तो बात वही है कि अब किसका काम पहले करें, एम्प्लॉय के मन में आएगा, वो एम्प्लॉय जो है वो कंफ्यूज्ड होगा। तो ये प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट मैनर में एक ही बात बोलता है कि भैया एक सबऑर्डिनेट का एक ही बॉस रखें जिसको वो क्या हो, जवाबदार हो। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव वायोलेशन क्या है। पॉजिटिव इफेक्ट्स बोलता है कि अगर आपके यूनिटी ऑफ कमांड आपने फॉलो किया तो एक तो कंफ्यूजन नहीं होगी एम्प्लॉय के मन में किसका काम फॉलो करें किसका नहीं।
ईगो क्लैशेस नहीं होंगे। ईगो क्लैशेस समझ रहे हो, जो दो टीचर ने एक स्टाफ को बोला था समोसा और आलू अंडा के लिए, दोनों का ईगो क्लैश होने लगेगा कि भाई तू पहले मेरा काम कर, तू पहले मेरा काम कर। बात समझ में आ रही? तो ईगो क्लैश नहीं होगा। इफेक्टिवनेस, ओवरऑल इफेक्टिवनेस आपकी इंप्रूव होगी, ओवरऑल इफेक्टिवनेस इंप्रूव होगी। लेकिन वहीं अगर आपने इस प्रिंसिपल का वायोलेशन किया तो क्या होगा? कंफ्यूजन होगा, सबऑर्डिनेट को बचने के चांसेस तो रहेंगे। भाई सामने वाले को बोल देगा कि मैं तो इसका काम कर रहा था इसलिए मैं आपका काम नहीं कर पाया, तो सबऑर्डिनेट्स के बचने के चांसेस। ईगो क्लैशेस अब भी हमने समझ लिया। और डिफिकल्ट इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, बिल्कुल बच्चों डिफिकल्टी तो होगी ना डिसिप्लिन को मेंटेन करने में, जब यही नहीं पता है कि हमको ऑर्डर किस किस से लेना है, किसका काम पहले करना है। तो सिंपल सी बात है, एक ही बात कहता है क्या कि एक आदमी एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। और डिसिप्लिन क्या बोलता है? डिसिप्लिन बोलता है कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करो, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करो, उससे सिस्टमैटिक वर्किंग रहेगी। जो बातें लिखी गई हैं एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में वो दोनों को फॉलो करनी है। और यहां पर वो तो यहां पर हमारे दोनों प्रिंसिपल